अच्छा, हम पिछली वीडियो में जो है वो राइबोसोम से डिस्कस कर चुके हैं। अभी गोल्जी से हम स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा टॉपिक जो है वो 8 टॉपिक है, वो है गोल्जी। ठीक है, गोल्जी क्या है, गोल्जी कहाँ पाया जाता है, हम पहले ये देखते हैं। ये होता है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है गोल्जी। और गोल्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये स्टैक है। स्टैक का मतलब गुच्छा, ठीक है, गुच्छा इसका मतलब है स्टैक का। और गुच्छा किस चीज़ का गुच्छा, गुच्छा है फ्लैट मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। फ्लैट मेम्ब्रेन्स हैं, उनका एक गुच्छा है। और फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स मैं आपको बताता हूँ। सैक्स होता है हमारे पास, बैग्स को हम कहते हैं, बैग्स को, या आप समझ लें बोरियां। तो ये कैसा है, ये गुच्छा है, ये बिल्कुल हम ऐसे मैं आपको डिफाइन करता हूँ। जैसे अगर मिट्टी की बोरी, हम खाली मिट्टी की बोरी ले लें, अगर मिट्टी की बोरी है खाली, ठीक है, हम इसको एक के ऊपर एक अरेंज करते जाएं, ठीक है। एक मिट्टी की बोरी को हम क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं सैक, ठीक है, या बैग, बैग, ठीक है, बैग। एक के ऊपर एक अरेंज करते जा रहे हैं। ये क्या है, ये बैग जो है फ्लैट है, मिट्टी की बोरी क्या है, फ्लैट है। और हम ये जब अरेंज कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, ये गुच्छा बन रहा है। ये क्या बन रहा है, स्टैक, गुच्छा बन रहा है। तो आपको क्या समझ आया कि स्टैक गुच्छा है किस चीज का, फ्लैट बैग्स का गुच्छा है, जो कि फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड है, फ्लैट मेम्ब्रेन से इनकी, ठीक है। अब मिट्टी की बोरी के एग्जाम्पल से याद रखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये जो गुच्छा है, जैसे मैं एक अब डायग्राम बनाता हूँ इसकी। जैसे ये अगर गुच्छा है, ये ऐसे होता है बिल्कुल। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ठीक है। स्टार्ट में मैंने बताया था क्या होता है, रफ होता है, क्योंकि राइबोसोम्स उतने होते हैं, बाद में क्या स्मूथ हो जाता है, राइबोसोम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद एक ऐसा हमारे पास फ्लैट सैक्स आ जाते हैं, और जो है वो ऐसे आके यहाँ पर एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ऐसे इसकी डायग्राम है। तो इससे आप देखें ये क्या है, आपको पता चलेगा कि ये स्टैक है, गुच्छे की तरह है, ठीक है, गुच्छे की तरह है ये, और बैग की तरह है। ये बैग एक गुच्छा, ये दूसरा गुच्छा, ये एक बैग, ये दूसरा बैग, ये तीसरा बैग, और ये क्या है, सब मिला के गुच्छा बन रहा है, ठीक है। अब हम एक को, ये जो एक बैग है, इसको हम क्या कह रहे हैं, सिस्टर ने, सिस्टर ने। ये क्यों कह रहे हैं, इसका रीजन है, हम इसलिए कह रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स को हम क्या कह रहे थे, इसकी मेम्ब्रेन को भी सिस्टर ने कह रहे थे, इसकी मेम्ब्रेन को भी हम क्या कह रहे थे, सिस्टर ने कह रहे थे। अच्छा, ये अब जो हमारे पास गोल्जी है, ये कैसे बना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास वेसिकल्स, मतलब जो हमारे पास जो स्मॉल जो बैग्स की फॉर्म में जो चीजें आई टूट के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उन्होंने मिल के बनाया गोल्जी एपरेटस। मैं दोबारा आपको डिफाइन करता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारे पास वेसिकल्स निकले, वेसिकल्स। ये वेसिकल्स क्या है, ये वेसिकल एक बैग की तरह होता है ये भी, ठीक है। हम इसको सैक, वेसिकल जो है सैक भी कह सकते हैं, बैग की तरह होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब निकले तो इन्होंने बहुत सारे वेसिकल जब जमा हुए, इन्होंने मिलकर क्या बनाया, गोल्जी बनाया। तो आपको अब समझ आ रहा होगा, इसकी मेम्ब्रेन को भी क्या कह रहे थे, सिस्टर ने। तो जो गोल्जी है वो भी एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से ही बना है, क्योंकि उसी से टूट के वेसिकल आया और उन्हीं ने मिलकर गोल्जी बनाया। तो इसको भी हम अब क्या कहेंगे, इनको भी हम कहेंगे सिस्टर ने, क्योंकि एक्चुअली चीज तो वही है, वहीं से टूट के बनी है आगे। तो आपको ये चीज आई होप क्लियर होगी। अब इसका फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करता है, हम देखते हैं। जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और गोल्जी है, इसको मैं आपको ऐसे डिफाइन करूंगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये है प्रोडक्शन यूनिट। कोई भी फैक्ट्री होती है, वहाँ प्रोडक्शन यूनिट अलग होता है और प्रोसेसिंग यूनिट अलग होता है, ठीक है। प्रोडक्शन होके जो है वो प्रोसेस होने चला जाता है, ताकि वो एक डब्बों में बंद होके एक उसकी अच्छी शक्ल बन के वो बाहर बिकने के लिए चला जाए। तो बिल्कुल वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बना के देगा, ये बना के देगा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, जो कि प्रोटीन्स जो हैं वो चले जाएंगे गोल्जी के पास, और गोल्जी इनको क्या करेगा, पैक करेगा, मॉडिफाई करेगा और बाहर सेंड कर देगा, जहाँ भी चाहिए, या सेल के अंदर चाहिए, जहाँ भी चाहिए वो भेज देगा। तो इसको क्या किया इसने इसको आखिरी शक्ल दे दी, अच्छी शक्ल दी प्रोटीन को, और भेज दिया उसकी रिक्वायर्ड जगह पे। तो ये चीज़ होगी क्लियर। अब इसके दो फेज होते हैं, हम फेज पढ़ लेते हैं। मैं यहीं पर ड्रॉ कर, नहीं इसको मैं अलग बना लेता हूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा, अलग बना लेते हैं। दोबारा मैं गोल्जी ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये गोल्जी है, डायग्राम सही नहीं बनेगी मगर समझाने के लिए, ये गोल्जी है, ठीक है। गोल्जी का ये फेज
जो ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, जो ये फेज है जहाँ से प्रोटीन इंटर हो रही है, इसको हम कहते हैं सिस फेज या फॉर्मी फेज। इससे बहुत आपका एमसीक्यू आता है। सिस फेज कहते हैं, फॉर्मिंग फेज कहते हैं, और दूसरे किस शेप का होता है? कॉन्वेक्स शेप का होता है। कॉन्वेक्स। हम लेंस पढ़ते हैं ना, जो ऐसे लेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स है, जो ऐसा लेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉनकेव है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह है जहाँ पर प्रोटीन इंटर हो रही है। उसके बाद अगला फेज जहाँ पर ये आखिर में जो है वो प्रोटीन मॉडिफाई होकर बाहर निकलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? इस फेज को ट्रांसफेज या मैच्योरेशन फेज। और ये क्या होता है? कॉनकेव होता है, कॉनकेव। ये ऐसा होता है, ठीक है, कॉनकेव। ठीक है, हमने ये दो बातें देख ली। अब जो मॉडिफाई होकर बाहर निकलती है, ये वेसिकल में बैग में बंद होकर निकलती है। ऐसे नहीं होता कि प्रोटीन डायरेक्ट निकल जाए, एक बैग में हो गया, ऐसे बैग होगा, इसके अंदर प्रोटीन होगी, बैग में बंद होकर निकलती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है हमारे पास हम एक चीज को और डिफाइन कर लेते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। एक चीज हमेशा कंफ्यूज कर रही होती है, गोल्जी ऑपरेटर तो कॉम्प्लेक्स में क्या फर्क है, मैं आपको भी क्लियर कर देता हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्टैक ऑफ सिस्टर्न प्लस वेसिकल, ये मिला के क्या बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब स्टैक ऑफ सिस्टर्न का मतलब क्या है कि ये एक सिस्टर्न है, ठीक है। मैंने आपको समझाया सिस्टर्न कैसे ड्राइव हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ड्राइव हुआ। तो ये एक सिस्टर्न है, ये दूसरा सिस्टर्न है, तीसरा ये स्टैक है, ये बोरी गुच्छे की तरह है एक दूसरे के ऊपर अरेंज। तो पूरे स्टैक को स्टैक ऑफ सिस्टर्न प्लस वेजिकल, जो इससे बाहर वेजिकल निकल रहा है बन के, उसको दोनों को मिला के हम कहेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कोई भी ऐसी चीज होती है जो बहुत सारी चीजों से मिली हो, तो ये इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये पूरा स्टैक भी और वेजिकल भी ज्यादा चीजें मिल रही हैं, तो क्या बन रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन इसके क्या है? ये क्या करता है? सेल सिक्रीशन। आपका एमसीक्यू भी पास पेपर में आया है, मुझे भी एयर याद नहीं आ रहा, मगर किसी एयर में आया हुआ है कि सेल सिक्रीशन किसका फंक्शन है? वो गोल्जी का है। कैसे? वो ऐसे है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन यहाँ आई और इसे मॉडिफाई करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, तो ये सिक्रीट कर रहा है, तो इस वजह से। और सिक्रीट किस चीज क्या कर रहा है? प्रोटीन्स कर रहा है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही जो प्रोटीन्स है उन्हीं को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? अगला है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाता है ये। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल सिंथेसिस। इसका मतलब ये है कि लिपिड्स और प्रोटीन, जो हमारे पास लिपिड्स प्लस प्रोटीन में ये क्या ऐड करा देगा? इनमें ये ऐड करा देता है एडिशन, ऐड कार्बोहाइड्रेट्स। जब ऐड हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट इसमें, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड में। हम कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? ग्लाइको। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन में। और ये क्या मॉलिक्यूल्स हैं? ये हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। ये हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये भी काम कराता है। अगला क्या कराता है? अगला ये कराता है तीसरा फंक्शन, ये सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है। सेल वॉल फॉर्मेशन इसी वजह से सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं डिक्टायोसोम, भी इसका दूसरा नाम है डिक्टायोसोम। ये सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से ही इसको कहते हैं। इसका अगला फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन है कि ये लाइसोसोम्स को भी बनाता है। लाइसोसोम्स कैसे बनाएगा लाइसोसोम को? मिसाल के तौर पर ये अगर हमारे पास है गोल्जी, ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी है, ये गोल्जी है। तो लाइसोसोम एक्चुअली है क्या? लाइसोसोम एक बैग है जिसके अंदर एंजाइम्स हैं। कौन से? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में। डाइजेस्टिव एंजाइम है जो बैग में बंद है। तो एंजाइम एक्चुअली क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। और प्रोटीन कहाँ बनते हैं? प्रोटीन राइबोसोम पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। और वही प्रोटीन जो है वो यहाँ पर आएंगे गोल्जी के पास, और वो गोल्जी इनको बैग में बन करके मॉडिफाई करके और वो बैग में बन करके उन प्रोटीन्स को भेज देगा। वो क्या कहलाएगा? वो लाइसोसोम कहलाएगा। इसी प्रोसेस से हमारे पास क्या बनते हैं? इसी प्रोसेस से हमारे पास पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम भी बनते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है, आपकी फेडरल की बुक में ये बात मेंशन है कि जो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस है ये प्लांट्स में होता है। एट साइटोकाइनेसिस, जो गोल्जी वेजिकल्स हैं, ठीक है, ये जो वेजिकल निकल रहे थे बैग में बंद होके, ये अरेंज हो जाते हैं सेल इक्वेटर पे। मैं आपको समझाता हूँ इक्वेटर क्या होता है।
और ये फ्यूज़ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत सारे वेसिकल थे, ये आपस में मिल जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूज़ हो जाएंगे। और फ्यूज़ हुआ वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट क्या करता है? फॉर्म सेल वॉल। ये ऐसे है, देखें आपको समझाता हूँ। ये अगर सेल है और डिवाइड हो रहा है और इसके यहाँ पर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स आए यहाँ से, इसने यहाँ पकड़ लिया स्पिंडल फाइबर्स ने, प्लांट सेल में हो रहा है। तो ये जो प्लेन है हमारे पास जहाँ क्रोमोसोम अरेंज है, इसको क्या कहते हैं? सेल इक्वेटर। सेल इक्वेटर। यहाँ पर जो लाइसोसोम के बैग्स हैं वो अरेंज होंगे और फ्यूज होंगे, और जो फ्यूज होने के बाद वो क्या कहलाएंगे? फ्रेगमोप्लास्ट। और ये फ्रेगमोप्लास्ट ही है जो कि क्या बनाता है? सेल वॉल। ये आपकी फ्रेटल की बुक में ये बात मेंशन है। अब इसके हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है नम्स 2020 में। नम्स 2020 में सेल वॉल का आया हुआ है क्वेश्चन। नम्स 2020 में क्या पूछ रहा है कि डैश ऑर्गेनल responsible for synthesis of plant cell wall of plant cell wall। तो आंसर आपको पता है क्या है? गोल्जी अभी हमने पढ़ा, ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। इसके बाद नम्स 2019 में तो हमने फेज कहाँ लिखे हैं? फेज यहाँ लिखे हैं। नम्स 2019 में सवाल आया है कि इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ गोल्जी कॉल्ड, हम इसको क्या कह रहे थे? इनर फेज को, इनर फेज जो है हमारे पास क्या कहला रहा था? ये वाला यहाँ पर हमने लिखा है, ये या तो ट्रांस फेज कहला रहा था या मैच्योरेशन फेज कहला रहा था। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांस फेज या मैच्योरेशन फेज, ठीक है। ये आपका सवाल आया हुआ है दूसरा। इसके बाद एक और आपका सवाल आया हुआ है, आपका ये सवाल मैं कहाँ लिखूँ? अच्छा, ये फंक्शंस का ही है, हम यहाँ लिख लेते हैं। फिर लाइसोसोम से रिलेट करता है तो यहाँ लिख लेते हैं। ये क्या है? बिसाइड गिविंग ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल गोल्जी also concerned with ठीक है। ए ऑप्शन है न्यूक्लियस, बी ऑप्शन है राइबोसोम्स, सी ऑप्शन है लाइसोसोम और डी ऑप्शन है प्लास्टिड्स। तो आप खुद बताएं क्या आंसर होगा। लाइसोसोम इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम को बनाता है, पेरोक्सीसोम को बनाता है, ग्लाइकोक्सीसोम को बनाता है। मैंने आपको समझाया था, ठीक है। गोल्जी हमारा हो गया। आई थिंक इतनी बातें इसकी इनफ है, काफ़ी है, हमने क्वेश्चन भी देख लिए। उसके बाद अगला जो है ये हमारा कौन सा था टॉपिक? आई थिंक 8 था, गोल्जी 8 था, ठीक है। अब हम 9 टॉपिक जो है हमारा क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? एक तो लाइसोसोम जो है एनिमल सेल में होता है, ठीक है। आपको ये बताना चाहिए कि प्लांट सेल में नहीं होता, एनिमल सेल में होगा, पहली बात। और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और ये क्या है? एक सिंपल सैक्स है, बस सिंपल बैग्स है। मैंने आपको समझाया कि सिंपल बैग होते हैं और उनमें सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम्स कौन से बैग के अंदर एंजाइम्स होते हैं? वो कौन से एंजाइम है? एक एसिड फॉस्फेटेज है और दूसरा एंजाइम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो वाटर की मौजूदगी में डाइजेशन कराएं, उनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। अभी बनता कैसे? फॉर्मेशन इसकी कैसे होती है? राइबोसोम्स, मैंने ये समझा चुका हूँ, लिख के बता देता हूँ। राइबोसोम से प्रोटीन बनी, वो कहाँ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम से प्रोटीन बनी और वो प्रोसेस हुई गोल्जी के पास, प्रोसेस इन गोल्जी, और गोल्जी ने इसको बैग में बंद किया, बैग में बंद किया, ठीक है। और वो बैग क्या कहला रहा है? बैग कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। अब प्राइमरी क्या होता, इससे क्या मुराद मैं आपको समझा देता हूँ। जो अभी नया बनाया क्या कह रहा है? प्राइमरी लाइसोसोम। अब ये प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये सेकेंडरी में कैसे कन्वर्ट होगा? प्राइमरी लाइसोसोम अगर हमारे पास डाइजेस्टिव वैक्यूल से इंटरेक्ट कर जाए, डाइजेस्टिव वैक्यूल
डाइजेस्टिव वैक्यूल का क्या मतलब है? ऐसा वैक्यूल, ऐसा बैग जिसके अंदर ऐसा मटेरियल है जो हमने डाइजेस्ट करना है। उसमें खाना भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। खाना यूजुअली होता है डाइजेस्टिव वैक्यूल से मिल जाए, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। एक इसका तरीका ये है सेकेंडरी लाइसोसोम बनने का। दूसरा तरीका क्या है सेकेंडरी लाइसोसोम बनने का? वो ये है कि अगर कुछ लाइसोसोम, अभी हम फंक्शन में पढ़ते हैं कि सेल के अपने स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अगर अपने स्ट्रक्चर को इफ दे ईट ओन ऑर्गेनल्स, क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। तब भी ये क्या बन जाएगा? इनसे मिल के ऑर्गेनल से ज्वाइन होकर प्राइमरी लाइसोसोम क्या बन जाएगा? सेकेंडरी लाइसोसोम। तो हमने पढ़ा जो नया बना वो क्या कहलाता है? प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी होने के क्या दो तरीके हैं? या तो डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल का मतलब ये है, अगर मिसाल के तौर पर कोई लोअर एनिमल है, मिसाल के तौर पर अमीबा ले लेते हैं, उसमें ये खाना आया, उसने ये खाने को सेल के अंदर ले लिया, और सेल के अंदर लिया, अब इसकी डाइजेशन करेगा, हमारे पास लाइसोसोम ये खाने से मिलेगा, मिलके सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होगा, इसको डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेल के अपने ऑर्गेनल्स को खाएगा। ऑर्गेनल्स क्यों खाते हैं? क्योंकि कुछ ऐसे ऑर्गेनल होते हैं जो पुराने हो चुके होते हैं, सेल को नीड नहीं होती, तो सेल जाहिर है फजूल चीज़ें नहीं रखेगा, उनको हटा देता है। तो वो जब लाइसोसोम उनसे मिलेगा, उन ऑर्गेनल से सेकेंडरी में कन्वर्ट होगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास ये बातें भी हो गई। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस, एक तो इसका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस। हमने भी पढ़ा सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर है, इसको क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, या तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा जो है हार्मफुल सब्सटेंस से, या हार्मफुल या इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आ गया, उसको फैगोसाइटोज करेंगे, इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म, उसको फैगोसाइटोज करेंगे, और फैगोसाइटोज करके लाइसोसोम उससे मिलेगा और अपने एंजाइम जो है वो उससे मिलाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एक तो फैगोसाइटोसिस की ये इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंस है यही फूड वैक्यूल वाली, डाइजेस्ट फूड करता है, डाइजेस्ट फूड, मगर लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। लोअर ऑर्गन मैंने आपको समझाया डाइजेस्ट कैसे करता है। जैसे ये मिसाल के तौर अमीबा है, ये फूड आया, इसने फैगोसाइटोज करके फूड को सेल के अंदर ले लिया, और ये लाइसोसोम मौजूद था, लाइसोसोम इस फूड से मिला, सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हुआ और अपने एंजाइम जो हैं वो रिलीज किया और इसको डाइजेस्ट कर लिया। ये दो इंपॉर्टेंस हो गई। उसके बाद है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है? ये यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ठीक, ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ठीक है। ये सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है, मगर अब इस सेल्फ ईटिंग प्रोसेस में जो हमारा प्राइमरी लाइसोसोम जब ये ऑर्गेनल से मिलेगा जिसको भी डाइजेस्ट करना है, तो बन जाएगा सेकेंडरी लाइसोसोम। इस सेकेंडरी लाइसोसोम का पर्टिकुलर नाम है, वो क्या है? ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अगला क्या फंक्शन है? अगला फंक्शन है इसका डीजनरेशन। डीजनरेशन से क्या मतलब है कि डेवलपमेंट जब हो रही होती है, तो डेवलपमेंट के दौरान कुछ अननेसेसरी चीज़ें बनती हैं जो कि बाद में डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे ये हाथ है, ये तो हम जब पैदा होते हैं तो बीच में गैप होता है, मगर जब हम जो माँ के पेट में होता है बच्चा, तो यहाँ गैप मौजूद नहीं होता है, मिली हुई होती हैं उंगलियाँ। तो ये गैप को ख़त्म करना किसका काम है? ये भी लाइसोसोम का काम है। ऐसे ही टेल प्रेजेंट होती है, जो बच्चा माँ के पेट में होता है, इसको ख़त्म करना भी किसका काम है? लाइसोसोम का काम है। तो ये भी इन कामों में आता है, मगर ये किस प्रोसेस से करता है? ये करता है, इस प्रोसेस को ख़त्म करने को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस कहते हैं। एपोप्टोसिस की प्रोसेस से करता है। अच्छा भाई, चौथा फंक्शन क्या है? चौथा फंक्शन है इसका एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब अगर ये सेल है, इसके अंदर लाइसोसोम होगा और लाइसोसोम में एंजाइम्स होंगे, और ये हमारे पास जो है वो फूड है या कोई भी ऐसा पार्टिकल इसको डाइजेस्ट करना है, ये अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा। एंजाइम को रिलीज किया, इसने इसको डाइजेस्ट किया और छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ दिया, तो ये एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाता है। तो ये हम देख चुके हैं। अब इसके हम एमसीक्यू देख लेते हैं। अब जो है वो एमसीक्यू इसका इस चीज़ से रिलेट करता है, तो यहीं लिखते हैं। यहाँ पर ये है एमडीकैट 2018 का। एमडीकैट ये कह रहा है एंजाइम इन लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड इन
तो ज़ाहिर है एंजाइम वैसे का सारे कहाँ बनते हैं, राइबोसोम, क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। राइबोसोम इसका आंसर है। अगला हमारे पास आया हुआ है, इसके यहाँ इससे रिलेट करता है, नम्स 2017 और FMDC 2015 में। वो कह रहा है रोल ऑफ लाइसोसोम क्या है। ए ऑप्शन है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, बी ऑप्शन है क्या है, ऑटोफैगी, सी ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल, और डी ऑप्शन है ऑल। तो ज़ाहिर है इसका आंसर डी होगा। हमने अभी पढ़ा कि सारे फंक्शन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होते हैं। ऑटोफैगी भी करता है, अपने सेल को खाता भी है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल भी करता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है सेल को, ठीक है। इसके बाद एक बात छोटी सी रह गई, इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं? अगर मिसाल के तौर पर ये लाइसोसोम है और इसकी मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए, तो इसके सारे जो एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, वो कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में। जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, ये वाले एंजाइम्स, दीज एंजाइम्स डिस्ट्रॉय साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय कर देंगे तो जिससे क्या होगा, लीड टू सेल डिस्ट्रक्शन, सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल की डेथ हो जाएगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसने सुसाइड की, सुसाइड कमेंट की अपने एंजाइम से, एंजाइम रिलीज करके, तो हम इसको क्या करें, सुसाइडल बैग्स। तो आई थिंक इतनी काफ़ी इसके लिए, इतनी बातें इसके लिए काफ़ी हैं। अब इसके डिजीजेज और कुछ स्टोरेज डिजीजेज वो हमें पता होनी चाहिए। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, अच्छा ये क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, क्या कि लाइसोसोम में कोई एंजाइम डेफिशिएंट है, मिसाल के तौर पर लाइसोसोम में एंजाइम कोई भी मिसिंग है, कोई एक एंजाइम मिसिंग है, तो जिस सबसे मिसाल के तौर पर कोई ऐसा एंजाइम मिसिंग है जिसने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना था, वो मिसिंग है, तो प्रोटीन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। जाहिर है जब प्रोटीन बढ़ेगी तो ये एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाएगी, अकोमोलेट होना शुरू हो जाएगी सेल के अंदर, तो इससे डिजीज कॉज होंगे। अब बहुत सारी डिजीज है मगर हमने 3 पढ़नी है बस। वो कौन सी हैं 3? टे सैक डिजीज है एक, टे सैक डिजीज जो है आपकी पंजाब और फेडरल दोनों में मेंशन है। इसमें क्या है, एंजाइम एब्सेंट होता है जो लिपिड को तोड़ता है, लिपिड कैटाबॉलिज्म के लिए, तोड़ने के लिए एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। अब इससे क्या होगा, जो लिपिड है, जो लिपिड है, लिपिड जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये ब्रेन सेल में भी बढ़ेगा, और जब ब्रेन सेल में बढ़ेगा तो इससे क्या हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और डेथ हो जाएगी, एज 3 तक डेथ हो जाएगी। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब ये है कि बच्चा अगर मिसाल के तौर 5 साल का है तो उसकी हरकतें 2 साल वाले बच्चों की होंगी, पीछे होगा बच्चा। अच्छा अगली 2 डिजीज आपकी सिंध की बुक में मेंशन है, वो क्या है, अगली है हमारे पास गाउचर डिजीज। इसका मैकेनिज्म नहीं मेंशन, इसके सिर्फ सिम्टम्स मेंशन है। गाउचर डिजीज में क्या होता है, लिवर प्लस स्प्लीन बड़ी हो जाती है, लार्ज हो जाती है, लॉन्ग बोन्स इरोड हो जाती हैं, और इसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। अगली क्रेब डिजीज, ये भी सिंह की बुक में मेंशन है। इसमें क्या होता है, माइलिन लॉस हो जाता है, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन इसमें भी है, और 2 एज में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। माइलिन क्या होता है, ये जो हमारे पास न्यूरॉन है, जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जो कंडक्ट होता है उसकी स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। सेकंड टाइम में डिटेल पढ़ेंगे। ये हो गया हमारे पास लाइसोसोम। अब हम पढ़ते हैं पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसिसोम, आई थिंक ये 10th है, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम में यही लिख लेता हूँ, ग्लाइकोसिसोम। अच्छा पेरोक्सिसोम कहाँ ज़्यादा होता है, लिवर में ज़्यादा होता है, लिवर में अबंडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाता भी है, इसकी फॉर्मेशन भी करता है, और इसकी डिकम्पोजिशन भी करता है, डिकम्पोजिशन भी इसके करता है, दोनों करता है, बनाता भी है, इसको तोड़ता भी है, ठीक है। अगली बात क्या है कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इसके अंदर एंजाइम्स होंगे बिल्कुल वैसे जैसे लाइसोसोम था। और अब हम देखते हैं इसके ये काम कैसे करता है।
ठीक है, अगली बात क्या है कि इसके अंदर एंजाइम्स कौन से, हम पहले ये देख लेते हैं। इसके अंदर एंजाइम्स 3 होते हैं। पर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, कैटालेज होता है, और हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी मौजूद होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शन क्या है? फंक्शन ये क्या करता है? लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मगर इस प्रोसेस में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इस प्रोसेस में क्या बनता है? अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करते हुए बनता है हमारे पास H2O2। ये अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है परऑक्सीडेज एंजाइम यूज करके। ठीक है, हमने ऊपर 3 एंजाइम पढ़े, उसमें से परऑक्सीडेज यूज करता है H2 अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई, उसके हार्मफुल इफेक्ट कम करने के लिए। अब H2O2 जो बना, इसको तोड़ेगा वाटर और ऑक्सीजन में, यहाँ पर कैटालेज एंजाइम यूज करेगा। कैटालेज एंजाइम यहाँ पर यूज करेगा। ठीक है, उसके बाद एक प्लांट से स्पेसिफिक फंक्शन है इन प्लांट्स। वो क्या फंक्शन है कि प्लांट्स में जो है ये फोटो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ये ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, और यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज जो एंजाइम हमने पढ़े उसमें से ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज यहाँ पर यूज करा होता है। ठीक है, तो आई थिंक इतना काफी है इसके लिए। इसका एमसीक्यू देख लेते हैं। नम्स 2019 में आया है। क्या एमसीक्यू है? पेरोक्सीडेज का इन्होंने पूछा है क्या करता है। पेरोक्सीजोम का इन्होंने पूछा क्या करता है। पेरोक्सीजोम के प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिक सब्सटेंस से। या अगला ऑप्शन है सेल को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट सेल। या अगला ऑप्शन इसका क्या है? ब्रेक फैटी एसिड। या अगला ऑप्शन इसका क्या है? A+C। तो देखें, टॉक्सिक सब्सटेंस से भी बचाता है, क्योंकि अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी हमने पढ़ा। हमने कहाँ पढ़ाया? ये यहाँ पर लिपिड मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, लिपिड मेटाबॉलिज्म में तो डाइजेस्ट सेल नहीं करता, तो A+C 2 इसके फंक्शन इसमें आ रहे हैं। अब ग्लाइऑक्सिज्म देखते हैं। ग्लाइऑक्सिज्म छोटा सा ऑर्गेनल है, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। पहली बात, इसका भी वही सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा और लाइसोसोम से ही ऑरिजिनेट हुआ होगा। अच्छा, प्लांट में भी किस चीज में होता है? प्लांट में भी ये सीडलिंग्स में होता है। ठीक है, जब प्लांट डेवलप हो रहा होता है तो सीडलिंग्स में ये होता है। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन हम देखते हैं, मगर फैट स्टोरिंग टिश्यूज में प्रेजेंट होता है। फैट स्टोरिंग टिश्यूज में ये होता है। हम इसका फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में। प्लांट में एक साइकिल होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसमें क्या होता है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में हमारे पास फैटी एसिड जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा, ये वाला एंजाइम जो है हमारे पास ग्लाइऑक्सिजोम में प्रेजेंट है। ये एंजाइम का नाम आपको नहीं पता होना जरूरी, मगर ये एंजाइम ग्लाइऑक्सिजोम में इसलिए यहाँ पर हो रहा होता है। अब मैं आपको प्रोसेस का समझाता हूँ क्या होता है। मिसाल, अब देखें, ये सीड है। ठीक है, ये सीड है। प्लांट जब डेवलप हो रहा होता है तो सीड्स में होता है। मैंने आपको बताया ये कहाँ होता है? सीडलिंग्स में। ठीक है, तो ये सीड है। ये सीड के अंदर एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है, ये सीड का कवर है, और ये सीड का एंडोस्पर्म है जहाँ पर इसका फूड स्टोर है। यहाँ पर फूड स्टोर है। अब ये फूड जो है हमारे पास, अगर मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझें कि ये फूड जो है हमारे पास, अगर सिर्फ फैटी एसिड है इस फूड में, अगर फैटी एसिड है सिर्फ, तो ये सीड जो है कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेगा? तो अब इसको ये करना पड़ेगा, इस फैटी एसिड को ही कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर ले। और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जब इसको कन्वर्ट करेगा तो ये इस साइकिल के जरिए होगा। किस साइकिल? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जरिए होगा। और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो ग्लाइऑक्सिजोम में प्रेजेंट है। आई होप अब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ग्लाइऑक्सिजोम भी हमारा कवर हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं हम अगला। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। ठीक है, पहली बात। और इसका फंक्शन क्या है? ये एटीपी बनाता है, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद जो है ये कांस्टेंट मोशन में होता है, सेल में मूव करता रहता है कांस्टेंट मोशन में।
ठीक है, इसकी अलग-अलग शेप्स होती हैं, वो आई थिंक इतना एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स ऐसे मौजूद होते हैं, ठीक है। फोल्ड्स को हम क्या कह रहे होते हैं? क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी हम इसको कहते हैं। और ये सारे मेम्ब्रेन किससे बनी होंगी? दोनों मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी होंगी, सारे मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी होती हैं। और इनर मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम होता है, F1 पार्टिकल मौजूद होता है, एक F पार्टिकल मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल एक्चुअली है क्या? ये एटीपी सिंथेज है, एटीपी बनाता है, एटीपी सिंथेज। एडीपी में फॉस्फेट ऐड करा के इसको एटीपी में कन्वर्ट करा देगा, ये इसका फंक्शन है, ये इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर ये वाला है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, ये सारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में हमारे पास क्या क्या मौजूद होगा? एंजाइम्स मौजूद होंगे, कोएंजाइम्स मौजूद होंगे, ठीक है। और क्या होगा? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स मौजूद होंगे, ठीक है। उसके बाद अगली बात यह है कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम मौजूद है। हमने राइबोसोम में पढ़ा था, इसके पास कौन सा 70S राइबोसोम मौजूद होता है, तो इसलिए खुद जो चीज़ अपना डीएनए राइबोसोम हो वो खुद रेप्लिकेट कर सकती है। उसके बाद इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शंस में क्या है? ये इसका फंक्शन एक तो ये है कि ये हमारे पास क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रिस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, ये सारे वो चीज़ें हैं जो हमारे पास एनर्जी के लिए हमें चाहिए। ये सारी प्रोसेस से हमें एनर्जी ही मिलती है और इनकी डिटेल अब आगे पढ़ेंगे, जाहिर है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इससे इन सब प्रोसेस से एनर्जी ले रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक चीज़ें क्लियर होंगी। अब जो है हम आई थिंक हो गए, इसमें काफ़ी बातें हो गई, ठीक है। अब सही है काफ़ी इसमें। अब हम देखते हैं प्लास्टिड्स को, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं प्लास्टिड। अच्छा, आपको एक चीज़ यहाँ पर रह गई है, ठीक है, एक चीज़ रह गई है, हाँ, मैं सोच रहा एक चीज़ रह गई। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है ये फुली परमेबल है, फुली परमेबल है। और जो इनर मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिव परमेबल है, सिलेक्टिव परमेबल है। और इनर मेम्ब्रेन पे हमारे पास, आउटर मेम्ब्रेन पे, इनर नॉट इनर मेम्ब्रेन पे, पोरेंस प्रोटीन अटैच होती है, पोरेंस प्रोटीन, जो कि मिसाल के तौर पर ये अगर प्रोटीन है, ठीक है, ये चैनल की तरह है, तो इसी वजह से प्रोटीन यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो इसी वजह से सारी चीज़ें अंदर आ सकती हैं, फुली परमेबल होती है, ठीक है भाई, ये बात हो गई, सही है। अब हम पढ़ते हैं प्लास्टिड को। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है। और इसके अंदर हम कहाँ का प्रेजेंट होता है? ये प्लांट्स और एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अब अलग अलग पिगमेंट्स हैं इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। हम पहला पिगमेंट पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है कि क्लोरोफिल मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का? ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कराता है क्लोरोफिल, ठीक है। अब हम इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है कि ये, इसका पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ। इन्वेलप होता है एक चीज़, दूसरी चीज़ होती है इसका स्ट्रोमा, तीसरी चीज़ होती है थाइलाकॉइड, चौथी चीज़ होती है ग्रेनम, पांचवी चीज़ होती है इंटरग्रेनम। इससे पूरा इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा भाई, एनवेलप जो है डबल मेम्ब्रेन है, आपने देख लिया, 2 मेम्ब्रेन्स हैं, तो एनवेलप क्या है? 2 मेम्ब्रेन्स हैं एनवेलप की, ठीक है। उसके बाद स्टोमा जो है वो फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट का, ये जो सारा हमारे पास मौजूद है अंदर इसके दूसरी मेम्ब्रेन के अंदर, ये क्या कहला रहा है? ये है स्टोमा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड एक्चुअली क्या है? थाइलाकॉइड जो है वो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? थाइलाकॉइड। और इसी में थाइलाकॉइड में ही हमारे पास क्या होता है?
थाइलाकॉइड में ही हमारे पास ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट जो है, जो कि क्लोरोफिल है, मौजूद होता है ग्रीन पिगमेंट। अच्छा, अब ग्रैनम जो है, अगर थाइलाकॉइड पाइल अप कर जाए एक दूसरे के ऊपर तो ये मिलके पूरा क्या बना लेते हैं, ग्रैनम, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाए। दायरा थाइलाकॉइड में भी पिगमेंट था तो ग्रैनम में भी पिगमेंट मौजूद होगा, क्लोरोफिल, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये बात हो गई। और इंटरग्रेना क्या है कि दो ग्रैनम को कनेक्ट कर रहा है। इंटरग्रेना क्या है, कनेक्ट टू ग्रैनम। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर अंदर जो है हमारे पास एक कॉइन को हम क्या कह रहे हैं, थाइलाकॉइड, और ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह रहे हैं, ग्रैनम, और बीच में ऐसे कनेक्शन होगा दूसरे ग्रैनम के बीच में, इसको हम क्या कह रहे हैं, इंटर ग्रैनम। और इनके बारे में जो छोटी छोटी बातें हम देख चुके हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रोमा में हमारे पास होता है केल्विन साइकिल, जिसको हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, शुगर बन जाती है। बायो एनर्जेटिक्स में डिटेल पढ़ेंगे, मगर इतना आपको ही पता होना चाहिए। और जो लाइट रिएक्शन है हमारे पास, वो ग्रैनम में होता है। ग्रैनम ये यहाँ पर हो रहा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। बस इतनी बातें काफ़ी है इसके बारे में। हाँ, एक चीज़ ये कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। और इसका रीज़न वही है, इसके पास राइबोसोम प्लस डीएनए अपना मौजूद है। अच्छा भाई, अगला पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है, सारे कलर जो हैं अदर देन ग्रीन इसी वजह से होते हैं। जैसे येलो कलर, रेड कलर, अदर देन ग्रीन, वो इसी वजह से होते हैं प्लांट में, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ग्रीन कलर जैसे पेटल का कलर है। अब इसका फंक्शन क्या है, कलरफुल है तो ये अट्रैक्ट करेगा इंसेक्ट्स को, ताकि पॉलिनेशन हो सके। इनके जब इंसेक्ट आएंगे तो इसके सीड लेके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और पॉलिनेशन करवाएंगे, ठीक है। और दो पिगमेंट के कलर आपको पता होने चाहिए। क्या, ज़ेंथोफिल क्या होता है, येलो कलर का, और हमारे पास कैरोटीन किसी कलर का होता है, रेड कलर का, ठीक है। बस इतनी बातें इसके लिए काफ़ी हैं। अगला जो है हमारे पास वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्या है, कलरलेस पिगमेंट होता है। कलरलेस पिगमेंट होता है जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होता है। अंडरग्राउंड मतलब जो रूट्स वगैरह में मौजूद होगा, जो है ज़मीन के नीचे। और ये क्या करता है, स्टोर फूड करता है, फूड को स्टोर करता है। अब अलग अलग किस्म के हो सकते हैं फूड स्टोर, किन फॉर्म में हो सकता है, या तो ये हो सकता है माइलोप्लास्ट भी हो सकता है इसकी एक फॉर्म, जो क्या स्टोर करेगी, स्टार्च को स्टोर करेगी। इसकी अगली फॉर्म हो सकती है इलायोप्लास्ट, जो कि लिपिड को स्टोर करेगी। और इसकी एक फॉर्म हो सकती है प्रोटीनोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन को स्टोर करेगी, ठीक है। अब लास्ट जो है वो है प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि इमेच्योर स्ट्रक्चर है, इमेच्योर है, इमेच्योर प्लास्टिड है। और ये किसी भी प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकता है। एनी टाइप ऑफ प्लास्टिड में कन्वर्ट हो सकता है, एनी टाइप ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो वाला टिश्यू होता है जो कि किसी भी फॉर्म के, किसी भी तरह के टिश्यू में कन्वर्ट हो सके। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, ठीक है। उसके बाद अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका आया हुआ है एटा 2010 में। इन्होंने पूछा है ऑल टाइप ऑफ प्लास्टिड प्रोड्यूस फ्रॉम। तो इसका आंसर यही है कि प्रोप्लास्टिड। इसी से सारे बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, सही, ठीक है भाई। अच्छा, एक चीज रह गई, एक चीज क्या, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है एमसीक्यू के लिए। इंटरग्रेना के बाद इसके बाद क्लोरोफिल नहीं होता है। इंटरग्रेना के बाद, इंटरग्रेना क्या कर रहा था, दो ग्रेना को कनेक्ट करा रहा था, मगर इसके बाद क्लोरोफिल नहीं है, ये ग्रीन नहीं होगा, ठीक है। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। बस सही है, इतनी चीजें काफी। अगला हम देखते हैं साइटोस्केलेटन। अगला है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है, ये 3D नेटवर्क है।
थ्री डायमेंशनल नेटवर्क है, 3D नेटवर्क फिब्रस प्रोटीन का। फिब्रस प्रोटीन क्या होती है? धागे नुमा प्रोटीन, जो धागे नुमा प्रोटीन हो उसको फिब्रस प्रोटीन कहते हैं। इसका 3D नेटवर्क जो है साइटोप्लाज्म में अरेंज है। अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। और ये क्या है? हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, हॉलो स्ट्रक्चर है। और ये किससे बना हुआ है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, अगर ये मिसाल के तौर पर ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है अगर एक ऐसे हमारे पास कॉलम बना ले, ठीक है, कॉलम बना ले, और पूरे कॉलम को क्या कहेंगे? प्रोटोफिलामेंट। प्रोटोफिलामेंट, अगर ऐसे प्रोटोफिलामेंट 13 अरेंज हो जाए, 13 प्रोटोफिलामेंट सर्किल में अरेंज हो जाए, तो क्या बना लेंगे? माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है स्पिंडल स्ट्रक्चर बनाता है। स्पिंडल स्ट्रक्चर, स्पिंडल क्या होता है? जो धागे आते हैं हमारे पास, अगर ये सेल है और इसके क्रोमोसोम्स हैं ये, तो ये धागे आएंगे अलग अलग, तो इसको पकड़ के एक को अलग कर लेंगे, एक को अलग 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 सेल में चले जाएंगे। सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा ये स्पिंडल, मगर किसमें? प्लांट्स में, ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या है कि ये हमारे पास सेंट्रियोल बनाता है एनिमल्स में। सेंट्रियोल एनिमल्स में, सेंट्रियोल क्या है? सेंट्रियोल एनिमल में ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे स्पिंडल ही निकलते हैं, अभी हम देखेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनल्स भी कुछ बनाता है, कुछ ऑर्गेनल्स को भी बनाता है ये। उसके बाद ऑर्गेनल्स की मूवमेंट भी कराता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनल्स भी कराता है, और सीरिया फ्लैजिला की भी मूवमेंट कराता है। ये इसके कुछ फंक्शन है। अच्छा, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारे पास 10 नैनोमीटर डायमीटर होता है, और ये सॉलिड होते हैं, ये हॉलो नहीं होते, ये आपने याद रखना है। ये सॉलिड होते हैं और 5 प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, 5 प्रोटीन्स बने होते हैं। अब अलग अलग प्रोटीन के नाम आपको नहीं पता होने चाहिए, इनको 5 प्रोटीन कलेक्टिवली हम कहते हैं वाइमेंटिन, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। वाइमेंटिन 5 प्रोटीन जो है वो कलेक्टिवली कहलाती हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है कि सेल शेप को डिटरमाइन करता है, सेल की शेप कैसे होगी इसकी वजह से होगी। उसके बाद 2 सेल को आपस में जोड़ता है, कनेक्ट कराता है, सेलुलर कनेक्शन कराता है, ठीक है, सेलुलर कनेक्शन भी कराता है। और उसके बाद एक्सॉन्स जो हैं सपोर्ट करता है एक्सॉन्स को। एक्सॉन्स क्या होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो न्यूरॉन जो होता है, जैसे हमारे सारी सिग्नल बॉडी में कंडक्ट होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। एक हमारे पास जो है वो इसकी सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी है, ये डेंड्राइड है, और एक एक्सटेंशन इसकी निकली होती है, इसको एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सॉन को सपोर्ट करे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है माइक्रो फिलामेंट, लास्ट टाइप है इसकी माइक्रो फिलामेंट। ये 7 नैनोमीटर डायमीटर है, ठीक है, 7 नैनोमीटर डायमीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये हमारे पास इससे बना हुआ है एक्टिन, एक्टिन से बना हुआ है मायोसिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनकी प्रोटीन है सारी। और इस सारी प्रोटीन का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन यही है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, मसल कॉन्ट्रैक्शन कलेक्टिवली इन प्रोटीन्स का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कराता है? साइक्लोसिस मूवमेंट हमने पढ़ी थी, साइक्लोसिस जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट साइटोप्लाज्म की थी, जिससे सेलुलर कंटेंट को हम क्या करा रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे। साइक्लोसिस मूवमेंट कराता है, और अमीबॉइड मूवमेंट भी कराता है। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है? अगर मिसाल के तौर पर ये अमीबा है, तो अमीबा के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है मूव करने के लिए, वो एक ऐसी एक्सटेंशन बनाता है और आगे मूव कर जाता है, फिर एक्सटेंशन बनाते हैं, मूव कर जाता है। तो अमीबा की भी मूवमेंट यही कराता है, ठीक है। उसके बाद हम सीलिया और फ्लैजिला देखते हैं। अच्छा, सीलिया फ्लैजिला डिफरेंसेस में हम देख लेते हैं। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया जो है, अच्छा दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? दोनों एक्चुअली जो है, अगर ये सेल है और इसका सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है, तो ये एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन है, ठीक है। उसके बाद सीलिया क्या है? लेसर इन साइज है, छोटे होते हैं, और ये ज़्यादा होते हैं साइज में। उसके बाद ये क्या है? ये नंबर में ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज इन नंबर, और ये नंबर में कम होते हैं।
ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये मूव इन, दो तरह की मूवमेंट करती है, सिंक्रोनाइज मूवमेंट भी करते हैं, सिंक्रोनाइज और मेटाक्रोनाइज। और दोनों आपको समझाता हूँ। मेटा, ये क्या मतलब, सिंक्रोनाइज मूवमेंट क्या है, एक साथ सारे मूव करेंगे। मिसाल के तौर पे सेल है, उसके सारे सीढ़ियां हैं, तो सारे एक साथ मूव करेंगे टुगेदर, तो सिंक्रोनाइज। और मेटाक्रोनाइज क्या है, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद एक, पहले ये मूव करेगा फिर ये फिर ये, तो ये दो तरह के मूवमेंट करते हैं। मगर ये क्या है, ये कैसे मूवमेंट करते हैं, ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट करते हैं। इंडिपेंडेंट मूवमेंट मतलब कि ऐसे कोई नहीं है कि एक के बाद एक के साथ मूव करेंगे तो अलग अलग मूव करे होंगे। जैसे ये अगर सेल है, उसके फ्लैजिला हैं सारे, तो ये अलग मूव कर रहा है, ये अलग, सब अपना अपना मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो सीलिया है, ये क्या करता है, ये फोर्स लगाता है, मूवमेंट के तरफ फोर्स लगाता है टूवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये आपने बात याद रखनी है। और ये फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, अगर ये हमारे पास है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे। कैसे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल, हमने माइक्रोट्यूब्यूल अभी पढ़ा ऊपर, माइक्रोट्यूब्यूल हमने यहाँ पढ़ा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ये थे, ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल थे। मैंने आपको बताया कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमारे पास जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो पेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, 9 पेयर की फॉर्म में, ठीक है। 9 अरेंज होंगे साइड्स में पेयर की फॉर्म में। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ठीक है। 9 पेयर की फॉर्म में साइड में होंगे और बीच में 2 अनपेयर माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद होंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एक्सोनीम कहते हैं। और 9+2 अरेंजमेंट भी कह रहे होते हैं। 9+2 अरेंजमेंट क्यों, 9 साइड पे अरेंज है और जो फ्यूज है, और अंदर क्या है, अनफ्यूज है। और एक इससे ओरिजिनेट होते हैं, ये बेजल बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं। बेजल बॉडी एक बॉडी होती है सेल मेम्ब्रेन के नीचे। बेजल बॉडी में भी कहाँ से, काइनेटोसोम से। ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी।